मानव व्यवहार का समूह है। एक परिस्थिति तंत्र में रहने वाले जो मानव है उनके व्यवहारों का जो समूहन है वही समूहन संस्कृति के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। अगर साधारण भाषा में हम कहें तो रहना, खाना, पीना और रीति रिवाज और परंपराओं का प्रदर्शन करना, ये सारी प्रक्रिया संस्कृति के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, और संस्कृति मानवीय चीज है, मानव के द्वारा तैयार की गई चीज है। वही अगर हम सभ्यताओं के बारे में बात करें तो सभ्यता एक विशिष्ट तत्व है। सभ्यताओं का विकास या सभ्यता जो टर्म दिया गया है वो बेसिकली भारत में उपनिवेशिक काल के दौरान ये टर्मिनोलॉजी डेवलप हुई और यूरोपीय अपने रहन सहन और जीवन पद्धति को सभ्यता के तौर पर प्रदर्शित करने का कार्य करते थे। भारत में जब सभ्यता के बारे में जानकारी होती है तो जो अंग्रेज थे, यहाँ पर उपनिवेशिक काल चल रहा था, लंबे समय तक भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था और उसी दौरान भारत में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होती। ठीक है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन होता है कलकत्ता में और वहाँ से फिर भारत में इतिहास को लिखना प्रारंभ किया जाता है। तो क्योंकि ये उपनिवेशिक शक्तियाँ थी और उपनिवेशिक शक्तियाँ इस बात को बार बार इम्पोज कर रही थी और अपने इतिहास लेखन में दिखाने का प्रयास कर रही थी कि भारत में किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं रही। भारत असभ्य लोगों का देश रहा है और सभ्यता से उनका तात्पर्य था अपने जीवन और रहन सहन की बात। उनका कहना था कि वो बेहतर लोग हैं और जिस तरीके से वो भोजन कर रहे हैं, जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जिस तरीके से उनका पहनावा है, उनका रहन सहन है, उनकी रीति रिवाज है, उनकी परंपराएं हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स बनाने की जो स्थिति है, उसको उन्होंने सभ्यता के तौर पर प्रदर्शित करने का कार्य किया। ठीक है, और भारत में इस तरीके की कोई प्रारंभिक सभ्यताएं 1921 से पहले दिखाई नहीं पड़ती, उनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता था। और यही वजह है कि उपनिवेशिक इतिहासकार भारत के बारे में हमेशा ये बात कहते थे कि भारत जो है असभ्य लोगों का देश है, दासों का देश है, भारत सपेरों का देश है, मदारियों का देश है। इस तरीके की बहुत सारी भ्रामक बातें वो लंबे समय तक भारत के बारे में कहते आए और वो इस बात इसलिए ये सब बातें कर रहे थे क्योंकि वो एक चीज से प्रेरित थे और वो थी वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। ठीक है, वाइट्समैन बर्डन थ्योरी का मतलब है कि गोरे ही विश्व के विभिन्न भागों पर राज करने के अधिकारी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा कि वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होगा वही वसुंधरा का भोग करेगा। तो वाइट्समैन बर्डन थ्योरी उन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की और उस वाइट्समैन बर्डन थ्योरी का तात्पर्य था कि जो गोरे लोग हैं वो नस्लीय रूप में ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और ज़्यादा श्रेष्ठ होने की वजह से विश्व के विभिन्न भागों पर उनका अधिकार है और जहाँ पर भी वो अधिकार करके रखे हुए हैं वहाँ के लोग परेशान ना हो क्योंकि वो एक बेहतर प्रशासन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बता दिया और कहा कि हम आपको एक बेहतर जीवन देंगे और उसी जीवन की लालसा में कोई विरोध ना करे। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी उन्होंने ये बात इम्पोज करने की कोशिश की कि आपके यहाँ पूर्व में बहुत सारे राजा महाराजा आए लेकिन आपके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हम आए हैं, हम आपको एक बेहतर जीवन देंगे। और यही वजह है कि एक लंबे समय तक वो भारत से टिके भी रहे। तो वाइट्समैन बर्डन थ्योरी को इम्पोज किया और लगातार इस बात को कहना प्रारंभ किया कि भारत में कोई सभ्यता नहीं है। ठीक है, तो सभ्यता बेसिकली भौतिक स्वरूप का प्रदर्शन करती है। सभ्यता हम देख सकते हैं, सभ्यता को कैसे देख सकते हैं? उसके भौतिक स्वरूप से। भौतिक स्वरूप का तात्पर्य है कि संरचनाएं, नगर बन रहे हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, नालियों की व्यवस्था की जा रही है, मुद्राएं बनाई जा रही है, मोहरें बनाई जा रही है, प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है, विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही है, शिल्प उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। ये जो सारी प्रक्रिया है, लिपि का विकास हो रहा है, ये जो सारी प्रक्रिया है वो शहर को परिभाषित करने का कार्य करती है। गार्डन चाइल्ड ने 10 तत्वों के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि ये 10 तत्व जहाँ पर भी मौजूद होंगे वह नगर या सभ्यता कहलाएगा। तो सभ्यता जो है वो नगरीकृत व्यवस्था को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। जहाँ पे नगर होंगे वो सभ्यता कहलाएंगे। और भारत में सबसे पहले 1921 में सभ्यता के बारे में हमें जानकारी होती है। ठीक है, हड़प्पा नामक एक पुरास्थल दयाराम साहनी के माध्यम से खोजा जाता है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में और उसके बाद 1922 में
बेखाल दास बनर्जी के माध्यम से मोहनजोदाड़ो नामक नगर की खोज हो जाती है और उसके बाद भारत में इस बात को माना जाने लगता है कि भारत में भी कोई सभ्यता रही है प्राचीन, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत 1921 और 22 में नहीं हुई, इसकी शुरुआत 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई। 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने पाकिस्तान में साहिवाल प्रांत में उसने विभिन्न ऐसे संरचनात्मक स्ट्रक्चर को देखा था, ठीक है, बिल्डिंग्स को देखा था और उसने रिपोर्ट भी किया था। लेकिन तत्कालीन दौर में अभी क्योंकि इतिहास के निर्माण का प्रारंभिक चरण था, इसलिए कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद 1856 में विलियम बर्टन नामक एक व्यक्ति था जो कि लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और रेलवे लाइन बिछाने के समय में जब खुदाई हुई तो वहां पर ईंटों की बनी संरचना वाले कुछ मकान दिखाई पड़े। तो उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, लेकिन अभी भी लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी कई बार यात्राएं की, हड़प्पा की यात्रा की 1872 में। उसके पहले भी हड़प्पा को कई बार वो विजिट कर चुके थे। वहाँ पर जो माउंट था, जो टीला था, उसको कई बार वो देख चुके थे, लेकिन उनको भी यहाँ पर कुछ विशेष दिखाई नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद सर जॉन मार्शल 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष हुए और उनके नेतृत्व में फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की, ठीक है। और उसी के बाद फिर भारत में सभ्यताओं की जानकारी का दौर प्रारंभ हो जाता है। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज कर दी गई और दोनों ही पुरास्थल वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। जहाँ हड़प्पा पंजाब प्रांत में है, मोंटगामरी में, वही सिंध प्रांत में आपका ये मोहनजोदाड़ो। तो इन दोनों नगरों की खोज के बाद ये माना जाने लगा कि भारत में भी कोई सभ्यता रही। अब जब खोज हो गई, सभ्यता की जानकारी होने लगी, तो प्रश्न ये उठता था कि सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये सभ्यता विकास में आई होगी, ठीक है। तो अंग्रेजों का ये हमेशा से मानना था कि सभ्यताओं का जो प्रसार हुआ है वो पश्चिम से पूरब की तरफ हुआ। वो कभी भी इस बात को नहीं मानते थे कि पूरब में भी कोई सभ्यता हो सकती। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिंधु सभ्यता है, ये सभ्यता यूनान और रोम जैसी सभ्यताओं की देन है। उन्होंने कहा कि यूनानी सभ्यता भारत में आती है, यूनानी आते हैं भारत में और यहाँ पर एक नवीन सभ्यता का वो निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अध्ययन का दौर आगे बढ़ता है और जो तिथियां आनी शुरू होती है, तो तिथियां जो है वो यूनान और रोम की सभ्यता से बहुत बाद की, क्योंकि यूनान और रोम की सभ्यता, जहाँ यूनान की सभ्यता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जब भारत में 16 महाजनपद द्वितीय नगरीकरण हो चुका था, और रोम की सभ्यता 3री शताब्दी के आसपास है, जब भारत में गुप्ता सम्राट चल रहा था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का विकास वहाँ पे हो रहा था, तब रोम की सिविलाइजेशन रोमन वहाँ पे चल रही थी। उसके बाद उन्होंने जब यूनान और रोम को जब फिट करने की कोशिश की तो वो फिट नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के उदय के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता अफ्रीका में है और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात इराक में। इराक में दजला और फरात नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था, उसको मेसोपोटामियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता जो है, इस सभ्यता को जन्म देने वाली सभ्यता है, क्योंकि अभी भी वो उससे प्रेरित थे कि पश्चिम से ही पूरब की तरफ सभ्यता आई है। लेकिन जब मेसोपोटामियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया कि सिंधु सभ्यता एक बेहतर सभ्यता है इन दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा। जहां मिस्र की सभ्यता में भवन निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं थी, कच्चे मकान बन रहे थे, ठीक है, और विस्तृत जो नगर है वो सड़कें एक दूसरे को काटती हुई नहीं दिखाई पड़ती थी, मकानों में इंक्रोचमेंट दिखाई पड़ता था, बड़ी अव्यवस्थित सभ्यता दिखाई पड़ती थी मिस्र की। वही मेसोपोटामियन सभ्यता में भी ऐसा देखा गया कि वहाँ के भी नगरों की जो संरचना है वो सिंधु के नगरों की अपेक्षा बहुत ही निम्नतर, बहुत ही निम्न स्थिति की है। तो कभी भी एक निम्न स्थिति वाली सभ्यता एक ऐसी विस्तृत या विशिष्ट स्थिति वाली सभ्यता का जन्म नहीं दे सकती। ऐसा इतिहासकारों ने कहा कि एक ऐसी सभ्यता जहां नगर का स्वरूप ही नहीं दिखाई पड़ता,
वो कैसे एक विस्तृत नगर वाली सभ्यता का निर्माण कर सकती है। तब फिर उसके स्वदेशी उत्पत्ति के कारणों की चर्चा की गई और यहीं पे दो कारण होते हैं उत्पत्ति के। पहला विदेशी, जिसमें यूनान, रोम, मिस्र और मेसोपोटामिया को उसकी वजह मानी गई, और दूसरा है स्वदेशी। अब स्वदेशी उत्पत्ति के कारणों की जब समीक्षा की गई तो देखा गया कि सभ्यताओं की उत्पत्ति के पूर्व इस क्षेत्र में बहुत सारी नवपाषाण कालीन बस्तियां बस चुकी थी। बहुत सारी नवपाषाण कालीन और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की बस्तियां इस पूरे पंजाब और बाद में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, जिन इलाकों में भारत में भी ये सभ्यता मिलती है, वहां पर बहुत सारी नवपाषाण कालीन बस्तियां बस चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि कुल्ली है, आमरी है, कोटीजी है, ठीक है, क्वेटा है। ऐसे बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां इस पंजाब के प्रांत में वहां पर उपलब्ध थी। और रफीक मुगल नामक एक पुरातत्वविद ने इन पुरास्थलों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बताया कि ये जो ग्रामीण बस्तियां थी, इन्हीं ग्रामीण बस्तियों के माध्यम से भारत में सभ्यता का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि नवपाषाण कालीन दौर में जब मानव स्थायी बस्तियां बसाने लगता है, ग्रामीण परिवेश में आ जाता है, कृषि और पशुपालन का कार्य करने लगता है, तो कृषि और पशुपालन की व्यवस्था की वजह से अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष उत्पादन से मतलब है आवश्यकता से अधिक उत्पादन। ठीक है, जब हमारी बस्तियां बड़ी हो रही होंगी, हमारा क्षेत्र बड़ा हो रहा होगा, हम ज़्यादा क्षेत्रों में उत्पादन का कार्य कर रहे होंगे और उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक हो रहा होगा, तो वो जो सारा उत्पादन है वो उत्पादन व्यापार और वाणिज्य के काम में आने लगता है। ठीक है, विनिमय होने लगता है, एक्सचेंज होने लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रामीण बस्तियां थी, ये आपस में एक्सचेंज का काम करने लगी। ठीक है, जो भी फसल उत्पादित की जा रही थी, उन फसलों को आपस में ये अदला बदली करने लगते हैं, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे से संपर्क की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लें कि ये एक सेंटर पॉइंट था और ये कई गांव थे आपस में, और ये आपस में क्या करते थे, चीज़ों की अदला बदली करते थे। उदाहरण के तौर पे मान लें कि यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ धान ज़्यादा हो रहा है, यहाँ दलहन की फसलें ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ तिलहन वाली फसलें ज़्यादा है। ये क्या कर रहे हैं, जब ज़्यादा होगा तो ये एक्सचेंज करेंगे आपस में और ये एक सर्किल बना लेंगे। बहुत सारी ऐसी भी जगह होंगी जहाँ क्राफ्ट एक्टिविटीज हो रही होंगी, जहाँ मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाए जा रहे होंगे, जहाँ उपकरण अच्छे बनाए जा रहे होंगे, जहाँ पर जो है आभूषण बनाए जा रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी क्राफ्ट एक्टिविटीज भी हो रही होंगी। तो हुआ क्या, जब ये एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू हो गया तो धीरे धीरे ये लोग एक मध्यस्थ वाले स्थान को ढूंढने का प्रयास करने लगे कि एक ऐसा स्थान हमें मिल जाए जहाँ पे सभी लोग अपने सामानों को लेकर के आने लगे। मार्केट डेवलप करने की कोशिश हुई होगी और इसीलिए एक ऐसे सेंट्रल प्लेस को इन्होंने चुना और धीरे धीरे यहाँ पर सब लोग अपना सामान लाना शुरू कर दिया और ये एक ट्रेड सेंटर बनना शुरू हो गया। यहाँ पे सभी लोग अपना सामान लेकर के आते थे, अपना सामान बेचते थे और धीरे धीरे यहाँ पर भी स्थायी बस्तियाँ बसनी शुरू हो गई। और जब सामान की खरीद फरोख्त का दौर था तो जरूरी है कि कोई ना कोई एक प्रशासन जरूर वहाँ पे रहे ताकि इस चीज़ की निगरानी कर सके कि जो भी सामान बेचा खरीदा जा रहा है उसमें बेईमानी ना हो। ठीक है, एक समुचित व्यवस्था वहाँ पर, जैसे कि आप आजकल की मंडियाँ, आप लोगों ने मंडी देखी है ना, शहर के अक्सर शहर से बाहर होती है और वहाँ पर सारा सामान आता है, उसके बाद फिर पूरे शहर में वो सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मंडी में एक मंडी प्रशासन होता है जो उस बात की देखरेख करता है कि कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो, सामान की जो तौल है वो घटे ना, ठीक है, पैसे में लेन देन में कोई समस्या ना आए। तो इस तरीके की चीज़ें होती है और इसीलिए ट्रेड सेंटर्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो ग्रामीण बस्तियाँ थी, इन ग्रामीण बस्तियों ने वो सारा माहौल दे दिया, वो विनिमय की पद्धति दे दी, व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधों के लिए वो पूरा समुचित व्यवस्था दे दी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ट्रेड सेंटर व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ और यही व्यापारिक केंद्र आगे चल के नगरों में तब्दील हो गए। ठीक है, आज भी उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के इलाकों को देखेंगे तो अगर कोई छोटी सी बाजार है तो आने वाले 5-10 सालों में, 15 सालों में एक बड़ी बाजार के तौर पे वो तब्दील होने लगती है।
और अगर वही आप 40 और 50 सालों में देखें तो वो मार्केट और बड़ी दिखाई पड़ती है। जैसे ये इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यहाँ पर नींव रखी गई थी तब ये पूरा इलाका गांव हुआ करता, ठीक है। कई गांव की जमीन लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, लेकिन 100 वर्षों में आज देख लीजिए कि एक बहुत बड़ा मार्केट इस पूरे एरिया में तैयार हो चुका है। जनसंख्या की वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, व्यापारिक गतिविधियां हो रही है, केंद्रों का डेवलपमेंट हो रहा है, शिल्प उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। तो ये सारी जो गतिविधियां हो रही है वो नगरीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करती है और एक सुनिश्चित अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। तो सिंधु सभ्यता के जो नगर विकसित हुए वो नगर ऐसे ही एक रूप का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि गार्डन चाइल्ड जो कहते हैं कि नगर क्या होना चाहिए, तो गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि एक निश्चित सीमा हो, ठीक है, निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, प्रशासन हो, नगरीय एक संरचना हो, ठीक है, पक्के मकान हो, शिल्प और उद्योग धंधों का विकास हो, मोहरे वगैरह हो, लिपि हो, ठीक है, अध्यात्म धर्म का भी कुछ भाव उसमें दिखाई पड़ता हो। तो ये सारी चीजें जहां पर भी हमें दिखाई पड़ने लगती है वहां पर हमें नगरों का स्वरूप दिखाई पड़ता है। और नगर या सभ्यता हमेशा मिक्स्ड पॉपुलेशन वाली होती है। मिक्स्ड पॉपुलेशन का मतलब है जब कई कल्चर आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो इंटरेक्शन जो है एक मिक्स्ड पॉपुलेशन को जन्म देती है। और जब मिक्स्ड पॉपुलेशन होगी तो बहुत सारी आपको नई नई रीति रिवाज परंपराएं दिखाई पड़ेंगी अलग अलग तरीके। जैसे इलाहाबाद को देखा जाए तो इलाहाबाद एक मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला शहर है। क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जगह से लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। तो बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर आई और आने के बाद वो मिक्सअप हुई और मिक्सअप होकर के एक नवीन सभ्यता को वो जन्म देती। अगर यही इलाहाबाद एक रीजनल सेंटर होता, क्षेत्रीय एक वहाँ पे लोग आते, जैसे कि आप अलग अलग गांव और शहरों से आए हैं, आप देखें कि अगर कोई बादा से आया है, कोई बलिया से आया है, तो बलिया में क्योंकि ऐसे कोई बड़ा केंद्र नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादातर रीजनल चीज़ें मिलेंगी, आपको क्षेत्रीय लोग मिलेंगे, उनकी संस्कृति क्षेत्रीयता वाला प्रदर्शन करेगी। वही बादा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर देखिए तो वहाँ पर भी जो लोग हैं वो रीजनल मिलेंगे, क्षेत्रीय मिलेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन मिक्स नहीं है। तो एक ही कल्चर वहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा, एक ही बोली भाषा वहाँ पे दिखाई पड़ेगी। बलिया में भी एक ही बोली भाषा बोली जा रही है। लेकिन जब कई जगह के लोग एक जगह पर आकर के मिल जाते हैं और अलग अलग संस्कृति, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग तरीके की बोली भाषाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो आप देखेंगे मिक्स्ड पॉपुलेशन में सभ्यता और विकसित दिखाई पड़ती है। दिल्ली को आप देख लीजिए, आप कोलकाता देख लीजिए, आप बॉम्बे देख लीजिए, आप बेंगलोर देख लीजिए, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी जगह से लोग गए हुए हैं। इसकी वजह से मिक्स पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ का जो रीजनल जो लक्षण है वो आपको शहर में नहीं दिखाई पड़ेगा, शहर के बाहर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ की जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी वो धीरे धीरे एक सेंटर पर पहुँचना शुरू हुई और हर जगह की संस्कृति के अपने कुछ विशिष्ट लक्षण थे, वो उन विशिष्ट लक्षणों के साथ में इस केंद्र में गई और ये सब जाकर के एक मिक्स्ड संस्कृति हमें दिखाई पड़ती है, जो कि सभ्यता के तौर पर दिखने लगती है गार्डन चाइल्ड के उन पैमानों के अनुसार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान मिलने लगते हैं, नगरीय प्रशासन मिलने लगता है, व्यापार वाणिज्य हो रहा है, सुनिश्चित अर्थव्यवस्था हो गई है, जनसंख्या है निश्चित, ठीक है, लिपि आ गई, ये सारी चीज़ें अगर आ गई तो वो एक शहर के रूप में हमें दिखाई पड़ने लगते हैं और सिंधु के इन शहरों में हमें सारी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती। इसीलिए वर्तमान में स्वदेशी उत्पत्ति के कारणों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। लोग इस बात को पूरी तरीके से नकार चुके हैं कि भारत में इस सभ्यता का विकास किसी विदेशी प्रभाव के कारण हुआ है। उनका ये पूरी तरीके से मानना है कि भारत में जो सभ्यता विकसित हुई है ये यहीं की जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी नवपाषाणकालीन, उन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों की वजह से इस सभ्यता का विकास हुआ। इसके उदाहरण भी हमें मिलते हैं। हमें हड़प्पा जो एक पूरा स्थल है उसमें पहले प्राक सैंधव या पहले की ग्रामीण संस्कृति दिखाई पड़ती है और उसके बाद फिर वहाँ पे शहरी स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से मेहरगढ़ और नौसारो, मेहरगढ़ जो कि
वहाँ बलूचिस्तान में है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी हमें पहले ग्रामीण संस्कृति दिख रही है और बाद में वहाँ पे शहरी संरचना भी दिखने लगती है। और वहीं पे बगल में नौसारो नामक पुरास्थल है, वो पूरी शहरी संस्कृति मतलब शहरी सभ्यता वाला पुरास्थल है। इसी तरीके से कालीबंगा, अपने यहाँ राजस्थान में कालीबंगा नामक पुरास्थल है, वहाँ पर भी पहले हमें ग्रामीण संस्कृतियाँ दिख रही है और फिर बाद में जो है हमें शहरी सभ्यता दिख रही है। इसके अलावा बालाथल नामक एक पुरास्थल है राजस्थान में, वहाँ पर भी हमें ग्रामीण संस्कृतियाँ, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ दिख रही है और बाद में हमें शहरी संरचना दिखाई पड़ रही। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने सिंधु सभ्यता से संबंधित, जहाँ पर इस बात का प्रदर्शन है कि पहले ग्रामीण संस्कृतियाँ थी और धीरे धीरे वहीं पे भी शहरों का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये स्वदेशी उत्पत्ति के विचार थे जो कि इस सिंधु सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक और प्रश्न है इस सभ्यता से जुड़ा हुआ, ये कि इसका नामकरण सिंधु क्यों किया गया, और भारत में इस समय वर्तमान में उसकी डिबेट भी है बहुत सारी जगह। सिंधु एक नदी का नाम है जो कि उस पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, ये शिवालिक वाले क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में ये नदी जाती है और बाद में अरब सागर में गिर जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण नदी है उस क्षेत्र की, और इसी नदी के आसपास हमें ज़्यादातर पुरास्थल मिले हैं। इसी वजह से इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता में मिलने वाला पहला पुरास्थल। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक जो पुरास्थल जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, ये पहला पुरास्थल था इस सभ्यता की जो हमें जानकारी दे रहा था। इसी वजह से इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता को हम प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत में पहली बार नगर का जो अस्तित्व दिखाई पड़ता है वो इसी काल में दिखाई पड़ता है, इसी सभ्यता में दिखाई पड़ता है, जिस वजह से इसको हम प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता को हम ताम्रकांशकालीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि एक ऐसी सभ्यता, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर कांसे का प्रयोग धातु के रूप में किया जाने लगा। कांसे के बहुत सारे उपकरण और मूर्तियाँ हमें सिंधु सभ्यता से दिखाई पड़ती है। इसी वजह से इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक और वर्तमान में नाम है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है और पुरातत्वविद इस बात को लगातार इम्पोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका नाम अब परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई आइडिया है क्या नाम हो सकता है? सरस्वती। इसको बहुत सारे जो भारतीय इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, वो कह रहे हैं कि सभ्यता को सरस्वती सभ्यता कह देना चाहिए। क्यों कह देना चाहिए? उसकी वजह यह है क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए तो ज़्यादातर जो पुरास्थल थे वो सारे पुरास्थल पाकिस्तान में चले थे। चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, चुहंदड़ो हो, आमरी हो, कोयटा, कुल्ली, ऐसे बहुत सारे पुरास्थल जो कि सिंधु सभ्यता की हमें जानकारी दे रहे थे, वो सारे पुरास्थल पाकिस्तान में चले गए और भारत के पास कोई भी पुरास्थल तब तक नहीं थे। तो इस वजह से ये कहा जाने लगा कि अब भारत के पास सभ्यता नहीं है। ठीक है, तो भारत में भी सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए पुरास्थलों की खोज 1947 के बाद हुई। अमलानंद घोष ने सबसे पहले कालीबंगा 1944 में कालीबंगा का उत्खनन किया। उसके बाद बहुत सारे पुरास्थल भारत में भी खोजे जाने लगे। धौलावीरा की खोज हुई, राखीगढ़ी, आज वर्तमान में राखीगढ़ी का उत्खनन हो रहा है, सबसे बड़े पुरास्थल के तौर पे उसको जाना जा रहा है। इसके अलावा रोजनी है, रंगपुर है, देशलपुर है, ऐसे बहुत सारे पुरास्थल भारत में खोजे जाने लगे। और भारत में सभ्यता का जो कंसंट्रेशन था वो सरस्वती नदी के किनारे, जिसको कि हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे एक सरस्वती नदी राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में बहती थी और उसी सरस्वती नदी के स्थान पर आज वर्तमान में घग्गर नामक एक नदी बह रही। ठीक है, तो पुरातत्वविदों ने कहा कि ये जो सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी भारत में इस सभ्यता को देने वाली है, इसीलिए इसको हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर अचानक से इसको सरस्वती सभ्यता कहना शुरू कर दिया जाएगा तो प्रश्न उठेगा आइडेंटिटी का, पहचान का।
पुरातत्व में या इतिहास में सबसे बड़ी जो आजकल समस्या है वो है पहचान की। कि अगर बहुत लंबे समय तक आपका नाम चिंटू है, अचानक से पिंकू कर दिया गया तो क्या होगा, आपको लोग पहचान नहीं पाए, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, पहचान की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड फिनोमिना में, विश्व में लोग इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते आए। ठीक है, जैसे शहरों के नाम बदल जाते हैं तो जो पुराने लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं, देश में नहीं है या देश के अंदर भी कुछ ऐसे इलाकों में हैं जिन तक सूचना नहीं पहुंच पाई, तो वो हमेशा उनको समस्या होती है कि ये जो नाम बदला है वो शहर कौन सा है। ठीक है, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज दो अलग नाम हो गए। बहुत सारे लोगों को ये समस्या हुई कि क्या प्रयागराज कोई और स्थान है, उसके बगल में है। कुछ लोग कहते हैं संगम वाले इलाके को प्रयागराज कहा गया है। तो क्योंकि हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं, हमको पता है कि किस इलाके को प्रयागराज कहा गया है, लेकिन जो बाहर रह रहा है उसके साथ अभी समस्या है, जो यहाँ कभी नहीं आया है, तो उसको इस पहचान से जुड़ने में समस्या हो जाए। तो इसी तरीके से अगर किसी का नाम बदल दिया जाता है तो उससे पहचान की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसीलिए जो समन्वयवादी इतिहासकार है वो कहते हैं कि इसको सिंधु सारस्वत नाम देना चाहिए। सिंधु सारस्वत, ठीक है, सिंधु और सारस्वत नाम देना चाहिए, मतलब सिंधु और सरस्वती दोनों नाम इसको देना चाहिए, ताकि लोग इसके साथ जुड़ाव उत्पन्न कर सके। जो विश्व के पुरातत्वविद हैं, जो विश्व के इतिहासकार हैं, इसको जोड़ करके देख सके और आइडेंटिटी की जो समस्या है, पहचान की जो समस्या है, उसका समाधान हो सके। अगर सिंधु सरस्वती नाम दे दिया गया तो इससे सिंधु भी जुड़ी हुई है, सरस्वती भी जुड़ी हुई है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सभ्यताएं एक ही सभ्यता रही होंगी। ठीक है, इसीलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम देने का वर्तमान में प्रपोजल रहता है। ठीक है, तो अभी सरस्वती सभ्यता की खोज किसने की, तो बहुत सारे लोगों ने किया। वर्तमान में एक मिशेल दिनेनो नाम के एक व्यक्ति है जो कि IIT गांधीनगर में है। मिशेल दिनेनो वो बेसिकली बाहर के हैं, फ्रांस वगैरह के। वो यहाँ वर्तमान में भारतवंशी हो चुके हैं, भारत में ही रहने लगे हैं और IIT गांधीनगर में वो काम कर रहे हैं। तो उनकी एक पुस्तक आई थी कुछ वर्षों पूर्व, द लॉस्ट रिवर सरस्वती। ठीक है, द लॉस्ट रिवर सरस्वती नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि इसको सरस्वती सभ्यता कह देना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग इसको क्लेम करते हैं कि इसको सरस्वती कहना चाहिए। जो रेडिकुलस, मतलब जो राष्ट्रवादी हैं, जिनको राष्ट्र का वो है, वो कहते हैं कि नहीं सरस्वती ही रखना चाहिए, सिंधु नहीं रखना। लेकिन जो समन्वयवादी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं सिंधु रखेंगे तभी हम इसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये इनके नामों की समस्या है। उत्पत्ति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक है, अब इसके प्रसार को अगर हम देखें कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई, तो ये सभ्यता भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में। 3 देशों में सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, और इसका बेसिकली जो सबसे ऊपरी सिरा है वो मांडा है और नीचे का जो सिरा है दक्षिणी वो भगतराव है। ये दैमाबाद भी माना जाता है। पश्चिमी जो सिरा है वो सुल्तानगंज है और फिर ये है आलमगीर। ठीक है, ये इसका उत्तरी सिरा है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। सुल्तानगंज और दस्त नदी के किनारे है। ये भगतराव भोगवा एक नदी है उसके किनारे, और ये हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो ऐसे ये इसका पूरा ये रहता है। अगर भारत के नक्शे में देखें तो जो ऊपर का पार्ट है, उत्तर वाला क्षेत्र, इसमें ये राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, इसके अलावा गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये दिखाई पड़ती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये सभ्यता की जानकारी हमें मिल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र,
ठीक है, बलूचिस्तान का इलाका और अफगानिस्तान का जो ऊपर का पार्ट है, वहां से हमें सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पुरास्थल वर्तमान में खोज करके निकाले गए हैं और अभी भी पुरास्थलों की खोज जारी है। राखीगढ़ी का उत्खनन वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी नवीन जानकारियां हमें ला रहा है। राखीगढ़ी वर्तमान में एक ऐसा पुरास्थल है जिसने सिंधु सभ्यता को एक नवीन आयाम दिया है। सिंधु सभ्यता को माना जाता था कि ये सभ्यता 2500-3000 ईसा पूर्व के आसपास की एक सभ्यता रही है, लेकिन वर्तमान में ये जो सभ्यता है अब धीरे धीरे ये 5000 और 6000 ईसा पूर्व तक पहुंच रही है। राखीगढ़ी से जो डेट्स आ रही है वो इसको 6000-7000 तक लेकर के जा रही है। ठीक है, इसके अलावा राखीगढ़ी से डीएनए स्टडी भी हो रही है। जो ह्यूमन स्केलेटन्स हैं उनकी डीएनए स्टडी भी हुई है और वो इस बात को कहती है कि बाद के भी जो सभ्यताएं आई वो यही के जो लोग थे उन्होंने आगे की सभ्यता को जन्म दिया था, जो कि वैदिक संस्कृति। ठीक है, जैसे वैदिक संस्कृति के बारे में बात पहले ये बताया जाता था कि बाहर से लोग आए थे, आर्य जाति के थे, उन्होंने आकर के यहाँ पे नवीन संस्कृति को जन्म दिया था, ग्रामीण संस्कृति हो गई थी। ठीक है, वो सारे मिथक अब वर्तमान में समाप्त हो। डीएनए स्टडी राखीगढ़ी की इस बात को सपोर्ट करती है कि यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ या दूसरी कोई सभ्यता आई, वो सभ्यता भी यहीं के लोगों के द्वारा बनाई गई, कोई भी बाहर से नहीं आया। और भारत का जो परिक्षेत्र था एक समय तक इराक, ईरान तक फैला हुआ, बहुत दूर तक भारत की सीमाएं हुआ करती थी। जो भारत आज वर्तमान जो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है वो आज की 1947 में तय हुई। उसके पहले पाकिस्तान भी भारत में था और उसके अलावा अफगानिस्तान के बहुत सारे पार्ट थे। और अगर हम अशोक के समय में बात करें तो ईरान तक अरामाइक लिपि में अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं। तो बहुत दूर तक भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का एक वाक्य है, वो वसुधैव कुटुंबकम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की जो सीमाएं थी वो बहुत दूर तक थी। तो अगर कोई उस इलाके से इस इलाके तक आ रहा है तो उसे हम बाहरी नहीं मान सकते। वे कहेंगे कि आंतरिक क्षेत्र में ही लोगों का मूवमेंट हो रहा था, एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे और वहां पे जाकर के उन्होंने एक नवीन संस्कृति या सभ्यता को जन्म दिया। ठीक है, अब इसके कई फेजेस हैं। ठीक है, कई चरणों में हमें सिंधु सभ्यता दिखाई पड़ती है। पहला फेज जो है, पहले उसको बोला जाता था प्राक सैंडो। फिर विकसित सैंडो, और फिर अंत सैंडो। ऐसा लंबे समय तक यही क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन रफीक मुगल ने कोर्टीजी नामक एक पुरास्थल का अध्ययन किया और उस पुरास्थल के अध्ययन से उन्होंने वहाँ की जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे उनकी स्टडी की। और स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो मिट्टी के बर्तन है, ये मिट्टी के बर्तन जो है सिंधु सभ्यता में भी मिल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें जो बनावट है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि सिंधु सभ्यता के बर्तनों में बैल का अंकन बहुत मिला है। ठीक है, बैल को, वृषभ को उन्होंने बड़ा पेंट किया है। तो आमरी से ऐसे लंबे वाला बैल और डीजी से ऐसे चौड़े वाला बैल, तो इस तरीके के कई बैलों के जो है हमें अंकन बर्तनों में दिखाई पड़ते हैं। तो रफीक मुगल ने कहा कि ये जो प्राक सैंडो संस्कृतियां हैं, कुल्ली, क्वेटा, आमरी, कोर्टीजी, ठीक है, जॉब, ये जो संस्कृतियां हैं, इनके जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये बर्तन बाद में सिंधु सभ्यता के भी बर्तन हो जाते हैं। वैसी आइकोनोग्राफी वहाँ पे भी मिलने लगती है। अर्थात इनको प्राक सैंडो ना कहा करके हमको इनको आरंभिक सैंडो कहना ज़्यादा सही हो, क्योंकि जब हम प्राक लगा देते हैं अर्थात पहली वाली सिविलाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, प्राक का मतलब प्री, उसके पहले का, उसके साथ फिर कोई एसोसिएशन उसका दिखाई नहीं पड़ता। तो रफीक मुगल ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, नया नाम दिया और उन्होंने कहा कि प्राक सैंडो के स्थान पर प्रारंभिक सैंडो कहना ज़्यादा बेहतर है। तो फिर इसको यहाँ पर एक और जोड़ दिया गया, वो था प्रारंभिक। ठीक है, प्राक सैंडो तो है, जो भी नवपाषाण कालीन पुरास्थल जिनके की सिंधु के अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ते और उस परिक्षेत्र में है, उसको हम प्राक सैंडो कहेंगे, जिससे
सिंधु के अस्तित्व दिखाई पड़ रहे हैं या लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं प्रारंभिक ग्रामीण परिवेश में भी, तो वो प्रारंभिक सैंधव कहलाएगी। तो इस तरीके से ये 4 काल बांट दिए गए, प्राक सैंधव, प्रारंभिक सैंधव, विकसित सैंधव और अंत सैंधव। ठीक है, ये सभ्यता के चरण और सभ्यताओं के चरण होते हैं। ठीक है, सभ्यताएं विकसित मतलब सभ्यताएं की उत्पत्ति होती है, सभ्यताएं विकसित होती है और सभ्यताओं का अंत भी होता है। लेकिन संस्कृतियों का ऐसा कुछ नहीं होता। ना संस्कृतियाँ मतलब संस्कृतियाँ उत्पन्न तो होती है, ना संस्कृतियाँ विकसित स्वरूप पे जाती है और ना ही संस्कृतियों का पतन होता, क्योंकि जो भी विकसित स्वरूप पे पहुंचता है उसका एक न एक दिन पतन जरूर होगा। ठीक है, सभी के जीवन के साथ है ये। जो भी अपने सबसे ज़्यादा विकसित काल में पहुंच जाता है और वहाँ पर जा करके फिर वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप पूरे इतिहास को पलट लीजिए, ऐसी कोई भी सभ्यता या कोई भी राजवंश नहीं है जिसका पतन ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने सबसे विकसित स्वरूप पे पहुंचने के बाद उससे ज़्यादा वो कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा वो कुछ उन्नति नहीं कर पाए। एक उनका लेवल था, जैसे इलास्टिसिटी है, उस लेवल तक वो इलास्ट होगी जहाँ तक उसकी क्षमता है, लेकिन जिस समय पर आकर के उसकी क्षमता समाप्त होगी वो वहीं पर टूट जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से सभ्यता और मानव जीवन भी है। आपके जीवन का भी एक विकसित टाइम आएगा जहाँ पर आप अपने जीवन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त करेंगे, लेकिन वहीं से फिर आपका डाउनफॉल भी शुरू हो जाएगा। और इसीलिए कभी बीपी वाली मशीन देखा ना, बीपी वाली मशीन में ऐसे ऐसे चलती है ना, देखा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये वहाँ पर उसका मेन पॉइंट है जहाँ पर वो पहुँचती है और बाद में फिर वो डाउनफॉल की तरफ आ जाती है और यहाँ से फिर कोई पकड़ लेती है, रेखा और फिर ऐसे होने का मतलब है यू आर डेड, राइट। तो जिंदगी में ये उथल पुथल होती रहनी चाहिए। ठीक है, तभी आप विकास करेंगे। अगर आपके पास चैलेंजेस नहीं है, चुनौतियां नहीं है, तो आप समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप सैचुरेटेड हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके पास कुछ ना कुछ चुनौतियां होनी जरूरी है और जो चुनौतियों का सामना करेगा वही बेहतर जीवन जी पाएगा। तो इसी तरीके से सभ्यताएं का प्रारंभ हुआ, सभ्यताएं अपने विकसित स्वरूप में पहुंची जहां पर उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया। नगर आ गए, प्रशासन आ गया, लिपि आ गई, मोहरें आ गई, व्यापार वाणिज्य अच्छा होने लगा। नगरों में जो है नालियों की व्यवस्था होने लगी, बड़ी बड़ी स्मारक बनाए जाने लगे, जैसे कि हड़प्पा में अन्नागार, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार, धौलावीरा का वाटर टैंक, लोथल का गोदीबाड़ा। ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमें पूरे पीरियड में दिखाई पड़ते हैं सिंधु सभ्यता के, जो कि उसके विकसित स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बाद में हम ऐसा भी देखते हैं कि जब सभ्यता पतन की तरफ जाती है तो यही नगरीय ढांचा जो कि सिंधु सभ्यता की विशेषता था, यही नगरीय ढांचा जो कि एक सीधी रेखा में समकोण को काटती हुई रोडों के तौर पे दिखाई पड़ता था, यही अंतिम अवस्था में जो है वो टेढ़े मेढ़े मकान बनाए जाने लगे, रोडें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाने लगी, रोडों में इंक्रोचमेंट दिखाई पड़ता है। एक हड़प्पा से एक जगह पर तो बीच में आवा गाड़ दिया गया था रोड के, ठीक है, जिसपे बर्तन पकाए जाते हैं। तो ठीक है, रोड के बीचों बीच मिला है। और जो नालियाँ थी वो भी कच्ची बनाई जाने लगी थी, नालियों की व्यवस्था भी खराब होने लगी थी, तो जो दर्शाता है अधोपतन को कि अब ये सभ्यता पतन की तरफ चली गई। जैसे कि आप बहुत अच्छा महल बनाए, लेकिन अब आप उस महल को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो महल भी खंडहर बनने लगे। तो ये सभ्यता जब आर्थिक तौर पे मजबूत रही होगी, जब नैतिक तौर पे मजबूत रही होगी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता जनजातियों से मिलकर के बनी हुई सभ्यता है और सामूहिक एक जीवन निर्वाह की एक पद्धति वहाँ रही है। लोग एक दूसरे की मोरल वैल्यूज़ को लेकर के चलते थे, ठीक है, नैतिक मूल्यों को लेकर के चलते थे, लेकिन उसी में जो हाश होता है वो हाश ही धीरे धीरे समाज में विघटन का कारण बनता है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखें कि नैतिक मूल्यों पर टिकी हुई है, हमारे मोरल वैल्यूज़ ही हमको आपस में जोड़ के रखते हैं, जो इस बात को कहता है कि माता पिता की सेवा करें, बड़ों बुजुर्गों का ध्यान दें, सबको सम्मान दें। ये सब मोरल वैल्यूज़ जो हमें आपस में जोड़ करके रखते हैं। जिस दिन हम भौतिकवादी होते चले जाएंगे, वैसे तो हो चुके हैं, हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये भौतिकवादिता हमारे दिमाग में ज़्यादा घुसती चली जाएगी, हमें व्यक्तियों के स्थान पर पदार्थों और वस्तुओं से प्यार होना शुरू हो जाएगा, तब धीरे धीरे ये सोसाइटी भी पतन की तरफ चली जाएगी।
स्पेंगलर और टॉयनबी दो बड़े ही महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे आधुनिक दौर के, जिसमें कि टॉयनबी इस बात को कहते थे कि जल्दी ही पश्चिम सभ्यता का पतन हो जाए, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, स्पेंगलर की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जिसमें वो कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का पतन हो जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि पश्चिमी जो लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो व्यक्तिवादी ना होकर के वस्तुवादी होती चली जा रही। वस्तुओं से उनको ज़्यादा प्यार है, उनको लोगों के जीने मरने से कोई दिक्कत नहीं, उनको आईफोन 11 होना चाहिए, आईफोन का प्रो मैक्स उनके पास होना चाहिए, उनके पास लैम्बोर्गिनी होना चाहिए, उनको आदमी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो जो लोग भी वस्तुओं के साथ जुड़ेंगे वो सभ्यता पतन की तरफ चली जाएगी, ऐसा जो है वो मानते थे। इसके अलावा एक चाइनीज स्कॉलर भी थे, लाओ त्से, वो भी इस बात को मानते थे कि जो भी समाज जितना ज़्यादा शिक्षित होगा वो उतना ज़्यादा कृत्रिम आवरण का निर्माण करेगा, और जितनी ज़्यादा कृत्रिमता की तरफ आप बढ़ेंगे, आप अपने ही उस प्राकृतिक वातावरण जिसमें रह रहे हैं उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो टाइम हो गया क्या? तो फिर कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे।